एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 3 में हम जो पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बताया था, किस टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं और सबका फॉर्मूला। जब आप लोग उस चीज को मैं जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों ने देखा था कि सबके फॉर्मूला एक जैसा ही था। ठीक है, अगर मैं फोर्स की कैलकुलेशन करता था तो फोर्स के कैलकुलेशन में अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात करता था तो फोर्स होता था टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू एरिया नॉट, यानी कि जो इनिशियल एरिया हम कंसीडर करते थे। उसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी सेम फॉर्मूला था और शियर स्ट्रेस के लिए भी सेम फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इन केस अगर आपको फॉर्मूला तीनों एक जैसा लग रहा है तो किस चीज को कब और कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आप लोगों को उसका बेसिक एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैकेनिकल एंड सिविल वालों के लिए तो बहुत इजी है। मैकेनिकल एंड सिविल वाले जो थोड़ा सा भी प्रॉपर्ली पढ़े होंगे सॉम को, तो ये जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत इजीली उनसे बन जाना चाहिए। बट स्टिल मैं चाहूंगा कि जितने भी मैकेनिकल एंड सिविल के मेरा लेक्चर देखते हैं सॉम का, ठीक है, आई नो कि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं पर मैं जितना पढ़ाऊंगा बहुत काम की चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है इट इज रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, पंचिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, पंचिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल शीट लेते हैं, उसके ऊपर किसी हैमर से पंच करते हैं। ठीक, पंचिंग में क्या होता है, जो भी पंच किया हुआ मटेरियल, जो पंच किया हुआ मटेरियल है वो हमारे काम का होता है, जिसका पर्टिकुलर डायमीटर और थिकनेस होता है, जो कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हमको जो थिकनेस है पंच का, ठीक है, जो भी पंचिंग मेटल जो मटेरियल हमारा निकला है वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर विल बी 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर आपका हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। उसी तरह से थिकनेस भी हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, जैसा कि मैंने डायमीटर को चेंज किया वैसा ही मैंने थिकनेस को भी चेंज कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे कह रहा है द टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 100 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल एंड 300 मेगापास्कल। ठीक है, इसका मतलब यहां पे आपको सिग्मा टी की वैल्यू दे दिया गया है 100 मेगापास्कल। ठीक है, आपको सिग्मा टी की वैल्यू दे दिया गया। देखिए, मेगापास्कल मतलब 10 टू द पावर 6। जिन बच्चों ने मेरा या जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे ईएम के लेक्चर को देखा था तो ईएम का पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेगा टर्म होता है, मेगा का मतलब होता है ऐसा यूनिट इनटू 10 टू द पावर 6 का पावर। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से सिग्मा टी की तरह आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी दिया गया है, यानी कि सिग्मा सी की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पास्कल है। ओके, उसी तरह से आपको शियर स्ट्रेंथ टाउ की भी वैल्यू दे दी गई है, शियर स्ट्रेंथ टाउ की भी वैल्यू आपको दे दी गई है 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग। हमको निकालना है कि यहां पे पंचिंग के दौरान कितना फोर्स लगाया गया था। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, ये गेट का सवाल है। ठीक है, ये गेट का सवाल है और ये इतना बेसिक सवाल है कि ये बिल्कुल बीपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये 2 लाइन का सवाल है। बट ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं यहां पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं यहां पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पे हमको क्या करना है, हमारे पास डायमीटर दिया है, हमको थिकनेस भी दिया है, हमको तीनों स्ट्रेंथ की वैल्यू भी दे दी गई है। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेंथ इनटू एरिया का, यहां पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेंथ इनटू एरिया का, यहां पे बस हमको ये समझना है कि इस पंचिंग प्रोसेस के दौरान कौन सा स्ट्रेंथ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कौन सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो याद रखिएगा कि पंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी का शियर फेलियर होता है। ठीक है,
पंचिंग, ठीक है। पंचिंग जो प्रोसेस होता है, पंचिंग या डीप ड्राइंग, हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो पंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, या मशीनिंग के जो प्रोसेस हो गए जैसे कि टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, जितनी भी मशीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं ये सारे के सारे ड्यू टू शियर फेलियर होता है। तो पंचिंग में भी क्या हो रहा है, पंचिंग में किसी चीज को खींचा या कंप्रेस नहीं किया जा रहा है। पंचिंग के केस में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बॉडी में शियर फेलियर आ रहा है। तो अगर बॉडी में शियर फेलियर आ रहा है, इसका मतलब जो फोर्स हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे उस केस में जो स्ट्रेंथ हमको कंसीडर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहां पर जो हमको एरिया लेना पड़ता है, अब शियर स्ट्रेंथ है तो शियर एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एरिया शियर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर पंचिंग, ठीक है। फोर्स पंचिंग फोर्स में आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो फेलियर हो रहा है बॉडी का ड्यू टू पंचिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द शियर फेलियर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द शियर फेलियर, देन यू हैव टू कंसीडर द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं लेके आ सकता था, बट दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि एई लेवल पे आपसे क्या पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2-3 लाइन का हो बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो। तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड एग्जांपल एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन गेट आल्सो। तो आप तो देख ही रहे हैं बीपीएससी में कुछ ईएम के क्वेश्चंस थे, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली गेट से उठा लिए गए थे। तो मैं क्या करूंगा आप लोगों को, क्योंकि एई के बहुत सारे सवाल है नहीं हमारे पास अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर एई के मेरे पास नहीं है, तो हम गेट के लेवल के बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस की भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा 300 into 10 to the power 6 into शियर एरिया। याद रखेंगे यहाँ पे जो शियर एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना होके कर्व सरफेस एरिया कंसीडर किया जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई dt, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 300 into 10 to the power 6 into पाई into 10 to the power -1, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 to the power -1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी into 0.05 into 0.05। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.7 into 10 to the power 6 न्यूटन। आई थिंक इतना ही कुछ वैल्यू आएगा इसका, मैं इसको कैलकुलेट करके बैठा था, यस 4.712 के लगभग आ रहा था। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, द करेक्ट आंसर विल बी 4.7 into 10 to the power 6 न्यूटन, या फिर मैं कह सकता हूं 4.7 मेगा न्यूटन, ठीक है। लेकिन यहां से भी आपका काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है बहुत इजी, हमको बस यहां पे लगाना था स्ट्रेंथ इनटू एरिया। लेकिन अगर आप शियर की जगह टेंसाइल स्ट्रेस ले लेते तो भी आपका आंसर गलत आ जाता, ठीक है। अगर आप कंप्रेसिव ले लेते तो आंसर सही आ सकता था, गलत भी आ सकता था। कैसे? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जो एरिया हम कंसीडर करते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर को एरिया कंसीडर करके आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। और याद रखिए ऑप्शंस जो आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, इसके बेसिस तीनों के बेसिस में और एरिया के बेसिस में ही आपको दिया जाएगा, ताकि आप जो गलती करें वो ऑप्शन में पहले से मौजूद हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपको ये जज करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है और उस हिसाब से मुझे कौन से स्ट्रेंथ को कंसीडर करना है। चलिए अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, द टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ्स। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है फ्रेंड्स और बहुत ही इजी टॉपिक्स है, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताया है, बट आज मैं आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से बताऊंगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए आप लोगों का डाउट। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है।
स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। डायमेंशंस में आपके लेंथ हो सकता है, आपकी विड्थ हो सकती है, आपकी हाइट हो सकती है, आपका वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, आपका एंगल हो सकता है, जो प्लेन होते हैं उसके एंगल्स के भी चेंजेस को हम शियर कह सकते हैं। ठीक, नाउ यहां पे जो मैं टाइप ऑफ स्ट्रेन्स लिखा रहा हूं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। देखिए स्ट्रेन्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, और एक होता है हमारा शियर या फिर हम कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो ये हमने लिख दिया शियर स्ट्रेन, ठीक है। नाउ जो नॉर्मल स्ट्रेन होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन भी जो होते हैं वो भी हमारे 3 टाइप्स में बटे होते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। पहला होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, ये आप लोग लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है पहला। दूसरा होता है आपका लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है दूसरा? लेटरल स्ट्रेन होता है, द सेकंड। और जो तीसरा होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, ठीक। जो लेटरल स्ट्रेन होता है उसको एक और नाम से हम कंसीडर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज द सेकंड नेम ऑफ द लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। सो देयर मस्ट बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, ओके। नाउ शियर स्ट्रेन का कोई भी सब डिवाइडेड पार्ट्स नहीं है, दिस इज वन एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो स्ट्रेन्स होते हैं वो 1, 2, 3 और 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 जो होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं और एक जो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेन, यानी जिसे हम शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। चलिए तो एक एक करके इन सबके बारे में सीख लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया है, बट यहां पे मैं आपको क्लियरली इसके बारे में विजुअलाइज भी कराऊंगा। देखिए नॉर्मल स्ट्रेन, जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब ये होता है द चेंज इन, देखिए इसको मैं अच्छे से इसको यहां पे मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। सबसे बेहतर रहेगा कि मैं पहले लिख देता हूं। तो नॉर्मल स्ट्रेन इज द ratio of change in length by its original length when the force is applied normal to the surface of the object, ठीक है। देखिए नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो उन सारे स्ट्रेन्स के लेंथ को कंसीडर करके चलता है जिसमें डिफॉर्मेशन आता है जब फोर्स आपके ऑब्जेक्ट के लेंथ के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं यहां से कहूं आपको, तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ की जगह प्रॉपर होगा कि मैं इसको डायमेंशन लिखूं, क्योंकि यहां पे सारे डायमेंशन हो जाते हैं। तो चेंज इन द डायमेंशन, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन द डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं लिख दे रहा हूं प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक। तो यहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है वो सिंपल सी बात है कि जब भी मेरा फोर्स जो है वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, जब भी मेरा फोर्स नॉर्मल एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी के सरफेस से, तो उस केस में आने वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं उसे नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और उस कंडीशन को अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो दूसरा नाम होता है उसे इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजीनियरिंग, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये कब होता है? दिस स्ट्रेन is the ratio of change in length by the original length in the direction of the applied load। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन का पार्ट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उस डायरेक्शन का स्ट्रेन होता है या उस डायमेंशन का स्ट्रेन होता है जिस डायमेंशन के पैरेलली आपका फोर्स लगाया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का लेंथ है L और इस बॉडी का डायमेंशन, ये जो डेप्थ है वो है D। अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहां पे मैंने फोर्स लगा दिया। तो याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखिए यहां पे क्या होगा, फोर्स लगाने की वजह से यहां पे इनके जो डायमेंशन है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे खींच रहा हूं दोनों तरफ से, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। चलिए मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये रहा इसका लेंथ और ये मैंने कर दिया इंक्रीज, द लेंथ इज इंक्रीज्ड। और जो डायामीटर है, ठीक है, डी फाइनल, ये छोटा हो गया और लेंथ मान लीजिए मैंने लिख दिया L डैश। ठीक, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे डायामीटर इंक्रीज हो गया लेकिन डायामीटर छोटा हो गया लेकिन लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अगर मैं इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, देखिए फोर्स के डायरेक्शन में कौन से पैरामीटर की चेंज आ रही है, लेंथ की। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से जो उसके जस्ट पैरेलल कौन सा उसका है, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, दिस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड में डायमेंशन चेंज किसका आ रहा है, लेंथ का आ रहा है। तो यहां पे जो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायमीटर मत दीजिए, चलिए आप इसको ऐसा कर दीजिए, इजी समझने के लिए आप इसको ब्रेड्थ लिख दीजिए। ठीक है, ब्रेड्थ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं विड्थ। ठीक है, आप इसको विड्थ से दे दीजिए। ठीक है, एक है L, एक है B। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के केस में भी देखिए मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, मैं यहां पे लगा रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, या विड्थ है। अगर मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन ब्रेड्थ अपॉन ओरिजिनल बी, यानी चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम उस डायमेंशन को कंसीडर करेंगे जिस डायमेंशन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये रहा द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बहुत इजी। ठीक है, उसी तरह से आपका जो दूसरा पॉइंट होता है, वो होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. लेटरल स्ट्रेन में भी डायग्राम यही बनेगा, सेम लेंथ, विड्थ, ठीक है, और फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ठीक है, मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर एग्जाम में लेटरल की जगह ट्रांसवर्स भी पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्चुअली लेटरल स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेन,
चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है। ये क्या होगा, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है, ये वो नॉर्मल स्ट्रेन है जो कि अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हो रहा होगा। तो इसको भी लिख देते हैं, द नॉर्मल स्ट्रेन which is perpendicular to the direction of applied load, ठीक है, which is perpendicular to the direction of applied load। तो ये क्या हो जाएगा, is known as आपका lateral strain, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए एक स्ट्रेन हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और एक स्ट्रेन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों कैसे स्ट्रेन है, दोनों नॉर्मल स्ट्रेन है। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे लेटरल स्ट्रेन लिखना चाहूं तो लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन विड्थ अपॉन, लेकिन किस केस के लिए, इस केस के लिए। आप बोलेंगे सर पिछले केस में भी आपने डेल्टा बी बाई बी दिखाया था, वो डेल्टा बी बाई बी के अलोंग फोर्स लगेगा तब वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। इस केस में चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, सेम डायग्राम बनाएंगे। सेम डायग्राम के लिए आपका लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है, अलोंग द लेंथ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा डायमेंशन है रेक्टेंगल का, इसका विड्थ, तो इसके विड्थ में जो चेंजेस आ रहा है वो हो जाएगा इसका लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्गिट्यूडनल में बस ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल में आप वही, जरूरी नहीं कि बार बार डेल्टा एल बाय एल ही हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है और उस फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा डायमेंशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, ओके। नाउ जो तीसरी चीज होती है हमारे पास वो होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो तीसरी चीज को भी लिख देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। अच्छा चलिए इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी समझने से पहले मैं एक चीज यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट, उस डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल का डायग्राम बनाया था, चलिए मैं फिर से बना देता हूं। ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको 2 डायमेंशन के हिसाब से देख रहा हूं, 2 डायमेंशन, ठीक है, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन के हिसाब से देख रहा हूं तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है L और इसकी जो विड्थ है वो है B, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने एक टेंशन फोर्स लगाया, टेंशन फोर्स, चलिए मैं टेंशन फोर्स लगा देता हूं, ये लगाया मैंने टेंशन फोर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई, ये लीजिए मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये रहा लेंथ और इसको मैंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई तो मैं मान लेता हूं द लेंथ इज L डैश, ठीक है, और जो विड्थ मेरी डिक्रीज हो गई मैं मान लेता हूं वो है B डैश, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं इस डायग्राम के लिए, कि what is the value of the strain for the longitudinal, तो आप उसे कैसे डिनोट करेंगे, आप उसे डिनोट करेंगे EX, ठीक है, स्मॉल ई। हम स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है। तो ई जो था कौन से डायरेक्शन में था, देखो ई एक्स डायरेक्शन में था लेंथ, तो ये हो जाएगा EX इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। और जब मैं लेटरल स्ट्रेन की बात कर रहा था या ट्रांसवर्स स्ट्रेन की, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, EY इज इक्वल टू डेल्टा B बाय B, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब मैं यहां पे एंटर करता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर। इस डायग्राम को आप बना लेंगे, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और ये है आपका लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, ये है आपका लेटरल स्ट्रेन,
ठीक। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे कि बाकी स्ट्रेन होते हैं वैसे ही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज सिंपली द नॉर्मल स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो द नॉर्मल स्ट्रेन, ये भी एक नॉर्मल स्ट्रेन होता है which is the ratio of change in volume which is equal to the change in volume by the original volume। ठीक है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? EV, V फॉर वॉल्यूमेट्रिक, ये हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल, ये हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये बन गया आपका, ये आपका बन गया ऑटोमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये रहा आपका 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबॉइड ले लूं, ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड ले लूं, ठीक है, तो जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो मानिए कि वो इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्चुअली में होता है स्ट्रेन इन दी एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन दी वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन दी जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो चलिए इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। द ऑब्जेक्ट इज क्यूबॉइड। चलिए, याद रखेंगे मैं क्यूबॉइड कर ले रहा हूं। ठीक है, क्यूबॉइड का मतलब उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ विड्थ होगी और उसकी कुछ हाइट होगी। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया आपका विड्थ, सॉरी ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका विड्थ। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम ले लेता हूं। तो क्या होगा भाई इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। ओके, नाउ चलिए इसको कंसीडर करने से पहले मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है मुझे। किसी चीज का अगर डायमेंशन चेंज हो तो क्या वो जरूरी है कि उसका वॉल्यूम चेंज होगा? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में तो पढ़ लिए कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मैंने कल आप लोगों से एक बात कहा था कि अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं तो लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो ब्रेड्थ आपका विड्थ तो डिक्रीज हो गया। तो इस केस में आपका वॉल्यूम कहां चेंज हुआ? वॉल्यूम तो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ते ही क्यों हैं? क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसका आंसर ये है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, तो आप मुझे फॉर्मूला दे के नहीं बोल सकते कि दिस इज वॉल्यूम। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया L इंटू बी इंटू एच, दैट इज नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल स्पेस में कितना एरिया क्या करता है, छेकता है या कवर करता है। ठीक है, जैसे मेरा कुछ वॉल्यूम होगा मेरी बॉडी का, इस 3 डायमेंशन स्पेस में मेरी बॉडी कुछ जगह छेक रही है और वो जितनी जगह छेक रही है वही मेरी बॉडी का क्या कहला रहा है, वॉल्यूम। तो अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं जिसकी वजह से वो क्या हो जा रही है, उसकी शेप बदल जा रही है, या तो वो एक्सपेंड हो जा रहा है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, या फिर क्या हो रहा है कंप्रेशन की वजह से वो कंप्रेस हो जा रहा है। तो अगर ये पॉसिबल है कि कोई चीज कंप्रेसिबल है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई चीज कंप्रेस नहीं हो सकती या कोई चीज एक्सपेंड नहीं हो सकती तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज को मैं कंप्रेस कर दे रहा हूं, अगर कोई चीज को मैं कंप्रेस करके उसको छोटा कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल गैसेस सबसे अच्छा एग्जांपल है। गैसेस जो होते हैं दे आर दी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। तो अगर कोई चीज कंप्रेस हो रही है मतलब उसकी वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स ले लूं, ठीक है, लिक्विड ले लूं तो लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल। अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो मैं उसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा के उनका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिक समझ सकते हैं और आगे जब मैं इसके रिलेटेड और फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन्स रेशियो बताऊंगा तो वहां पे भी आपको ये चीज और बेटर तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो इसको और बेटर तरीके से पढ़ते हैं कि आप लोगों का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन इन दी एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेन इन दी एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल होगा। उसी तरह से स्ट्रेन इन दी वाई डायरेक्शन क्या होगा, डेल्टा वाई डायरेक्शन आपका, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन ले लेता हूं, इसको एक्स ले लेता हूं, इसको वाई ले लेता हूं और इसको जेड ले लेता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, और ई जेड हो जाएगा चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हर डायरेक्शन का मैं स्ट्रेन को यहां स्पेसिफिकली मैंने लिख दिया है कि स्ट्रेन इन एक्स इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इज वाई इज इक्वल टू चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, और स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन इज चेंज इन द विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, और यहां पे मैंने डायरेक्शन भी शो कर दिया है। तो अगर मैं कहता हूं कि क्यूबॉइड के लिए आपका वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है, तो मैं चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं, dv इज इक्वल टू dl इंटू bh, ठीक है, प्लस में क्या लिख सकता हूं, dv इंटू lh प्लस dh इंटू lb, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है। अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे को मैंने डिफरेंशिएट किया, बाकी को कांस्टेंट रखा, ऐसे करके मैंने यहां पे डिफरेंशिएट किया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसके बारे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। मैं ये होप करके चल रहा हूं कि आपको इतना बेसिक्स आता है, ठीक है। यूवी रूल, ठीक है, यूवी रूल लगाया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी रूल, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलिए इसको मैं और यहां पे क्लियरली इसको यहां लिख देता हूं। आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। चलिए, काफी गर्मी है, उमस का मौसम चल रहा है, ओके। चलिए, तो अगर मैं आपको लिखाऊं कि dv इज इक्वल टू dl bh प्लस db lh प्लस dh ये हो जाएगा आपका lb, ठीक है, ये आपका है dv। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई v मैंने अभी बताया, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, dl bh अपॉन lbh, ये क्या हो जाएगा, db lh अपॉन lbh प्लस dh lb अपॉन lbh, ठीक है, ये आपका रहा। तो देखिए BH कैंसल, LH कैंसल, LB कैंसल, तो देखिए आपका जो नेक्स्ट आ गया वो क्या बचा आपका, ठीक है, आपका बचा EV इज इक्वल टू DL बाय L, ये हो गया EX, DB बाय B ये हो गया आपका EZ प्लस ये हो गया EY रूट, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो जो आपके जो क्यूबॉइड के केस में होता है, क्यूबॉइड के केस में जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो तीनों लीनियर स्ट्रेन के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में तो हमको सिर्फ ये कंसीडर नहीं करना है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन क्यूबॉइड से भी पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन सिलेंडर से भी पूछा जा सकता है। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है, ओके, जो सेकंड पार्ट होगा हमारा केस 2, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं कि आज का जो मेरा टारगेट है मैं वो चीज लेके चल रहा हूं या नहीं, तो थोड़ा सोचता हूं मैं इस बारे में। तो केस 2 है, हम लेंगे सिलेंडर, ठीक है, केस 2 हम लेंगे सिलेंडर, ठीक। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर भी 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, ठीक है। इसका हमारा होता है कुछ हाइट h और इसका डायमीटर होता है d,
ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि भाई इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम होता है π/4 d²h। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहां पे मैंने लिख दिया v = π/4 d²h, तो मैं क्या करूंगा, dv की वैल्यू निकालूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए dv की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, dv हो जाएगा π/4 बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा h × 2d dd प्लस d² dh, ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं क्या कर रहा हूं, dv/v दोनों साइड v से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, π/4 d² dh प्लस h × 2d dd अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या है आपका, π/4 d²h, ठीक है। तो देखिए π/4 यहां से कट गया, एक आ जाएगा आपका dh/h प्लस एक बार आपका आ जाएगा 2d, 2 × ΔD, 2 × ΔD/d, ये आपका आ जाएगा EV, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, π/4 को मैंने कैंसिल किया। आई थिंक ये आपको प्रॉपर्ली पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो एक बार मैंने यहां से इसको काटा, देखिए दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर जाएगा, तो एक बार d² कैंसिल हो जाएगा, तो dh/h, और एक बार क्या हो जाएगा, h कैंसिल और d कैंसिल, तो 2 ΔD/d। तो यहां से मैं लिख सकता हूं EV जो वैल्यू है वो हो जाएगा EH है ना, ये हो जाएगा EH + 2ED, ठीक है। ये किसके लिए है, ये सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आ गया आपका, ये आपका सिलेंडर के लिए आ गया, ठीक। बहुत इजी है। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो इसके हाइट के, मतलब जो हाइट में आ रहा है स्ट्रेन, उसके एक स्ट्रेन के बराबर प्लस 2 × डायमीटर में जो स्ट्रेन आ रहा है उसके बराबर होगा। और थोड़ा सा सोचिए भी आप लोग, थोड़ा सा सोचिए भी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो, यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसमें कुछ मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वॉल्यूम जो फॉर्मूला है बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। वेरी इजी फ्रेंड्स, वेरी इजी। चलिए जो तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, एक मैंने आप लोगों को बताया सिलेंडर के बारे में, एक सिलेंडर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एक मैंने आप लोगों को क्यूबॉइड के बारे में बताया, और जो तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं बहुत इजी, वो है स्फीयर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आपको या तो सिलेंडर या आपको क्यूबॉइड, ठीक है, या फिर आपको किससे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा स्फीयर से। तो चलिए स्फीयर के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। स्फीयर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है 3 डायमेंशन में। इसका जो वॉल्यूम होता है, वो होता है 4/3 πr³। क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं 4/3 πr³ मेरी आदत नहीं है लिखने की, मेरी जो आदत है लिखने की वो है π/6 d³। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, बट मेरी आदत है π/6 d³। अब आप बोलेंगे सर हम तो यही लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होगी मैकेनिकल वालों को, आप लोग जब प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन में एक टॉपिक आता है कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, डिजाइन ऑफ राइजर और डिजाइन ऑफ कास्टिंग के लिए, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ राइजर में जो हम लोग बेस्ट राइजर सेलेक्ट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है स्फीयर के लिए, वो इससे ही जल्दी से आंसर आता है, ठीक है। तो जब मैंने कास्टिंग के बारे में नहीं पढ़ा था तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करता था, जब से मैंने कास्टिंग के बारे में पढ़ने लगा तो मैं इसको यूज करने लगा। एक्चुअली दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, ओके। नाउ यहां पे हमारे पास वॉल्यूम है π/6 d³, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे EV यानी कि चेंज इन वॉल्यूम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, π/6 × 3d² ΔD, ठीक है। मैं कुछ भी काटापीटी नहीं कर रहा, इसमें कुछ भी काटापीटी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, dV/V निकाल दे रहा हूं, dV/V, तो ये क्या हो जाएगा, π/6 × 3d² ΔD डिवाइडेड बाय π/6 d³,
पाई बाय 6 कैंसल, डी स्क्वायर और ये कैंसल, तो ये क्या बन गया आपका 3 डेल्टा डी बाय डी। ठीक, तो आपका सिलेंडर के लिए इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, EV इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर का स्ट्रेन फॉर सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो तीन वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई है, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था, स्टिल आई विल मेक अ क्विक रिवीजन, जो कि कहलाता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या आता है आप लोगों का, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देता हूं प्रॉपरली। इट इज द चेंज इन द राइट एंगल, इट इज द चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द साइड्स parallel to x and y axis। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, शियर स्ट्रेस डिफाइन होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, शियर स्ट्रेन, यहां पे हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस, इट्स अबाउट स्ट्रेन। ठीक है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में क्या हो रहा है, मैं शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, तो इस टाइप से मेरा कुछ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में कुछ डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि पहले ये 90 डिग्री था, तो इसमें अब जो चेंज आया स्ट्रेस की वजह से, मैं मान लेता हूं ये स्ट्रेस जो चेंज आया, ठीक है, जो शियर आया उसको मैं इस एंगल से डिनोट करता हूं, शियर एंगल फाई। ठीक है, इसको कहते हैं शियर एंगल। ठीक है, शियर एंगल होता है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियस, फाई इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, अब ये जो है यही हमारा डिफॉर्मेशन है जिसे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और ये जो होगी हमारी, ये होगी लेंथ। ठीक, यही हमारी लेंथ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि tan फाई जो होता है, tan फाई ये होता है डेल्टा बाय एल। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC tan फाई की वैल्यू होगी डेल्टा बाय एल। तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा बाय एल, एक्चुअली ये जो शियर एंगल होता है फाई, ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। तो इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो वहां पे क्या हो जाता है, साइन फाई आपका हो जाएगा फाई, कॉस फाई हो जाएगा आपका 1, और टेन फाई आपका हो जाएगा 5। ठीक, तो एक्चुअली में जो शियर स्ट्रेन होता है उसे हम फाई से ही डिनोट करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, टेन फाई फाई के बराबर हो गया, ये हो गया डेल्टा बाय एल, और यही हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी है, ये कल मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया था, लेकिन आज मैं इसको फिर से क्या कर दिया मैंने रिवीजन, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स पढ़ रहे थे। ओके, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने पढ़ा एक क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, उसमें फोर्स कैसे लग रहा है, और उस फोर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, नॉट एन इशू। उसके बाद हमने स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन्स क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन जिसे हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स में जो रिलेशन है वो भी हमने पढ़ा फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक क्यूबॉइड, आपका सिलेंडर एंड स्फीयर, एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, और उनके बीच के बारे में रिलेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लेंथी तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्टली ये रिलेशंस आपको दे देता, बट ये आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा है कि जहां पे मुझे लगेगा कि उस चीज को डिराइव करानी जरूरी
जरूरी है, मैं करा दूंगा, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि डेरिवेशन पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे मैं उसे नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द कॉन्सेप्ट जो हम कल डिस्कस करेंगे वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और उनके बीच का रिलेशन। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।